नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ में आप सभी का बेहद स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सरकारी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये जानकारी मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दी है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और बढ़ेगा, खासकर पर्यटन और चिकित्सा यात्राओं में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, रुपए और यूपीआई से भारतीय पर्यटकों को मॉरिशस में और मॉरिशस के नागरिकों को भारत में आसानी से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि समय के साथ कनाडा और मैक्सिको पर भविष्य में टैरिफ बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वैश्विक समुदाय ने अमेरिका से लंबे समय तक फायदा भी उठाया है। और वहीं दूसरी ओर भारत और जापान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण था, जिसका आयोजन जापान के ईस्ट फुजी ट्रेनिंग एरिया में हुआ। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 9 फरवरी तक चला। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होगा। इस बार के आयोजन में सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। संयुक्त युद्धाभ्यास के समापन समारोह में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JGSDF प्रथम डिवीजन के कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टोरियुमी सेजी शामिल हुए। उन्होंने युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले सैनिकों की तारीफ की और कहा कि युद्धाभ्यास में सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, जिससे दोनों सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता को मजबूती मिली और इसमें भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल टोरियुमी सेजी ने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच अधिक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने की जरूरत है। और वहीं एयर इंडिया की शिकागो दिल्ली हवाई सेवा को तकनीकी खराबी के चलते वापस शिकागो लौटना पड़ा। एयर इंडिया के विमान ने गुरुवार को अमेरिका के शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 10 घंटे बाद विमान को वापस शिकागो लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि विमान के शौचालय जाम हो गए थे। अब घटना को लेकर एयरलाइन ने सफाई दी है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 6 मार्च 2025 को शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI-126 विमान तकनीकी समस्या के कारण शिकागो वापस लौट गया। शिकागो में उतरने पर जरूरतमंद यात्री और चालक दल को आवासीय मदद दी जाएगी। इसके बाद यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। एयरलाइन ने यह भी बताया कि यात्रियों को उड़ान रद्द होने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। एयरलाइन ने कहा है कि उनके लिए यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के तटीय इलाके में एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। किम जोंग उन ने ये एक्शन ऐसे वक्त में लिया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य अभ्यास करने जा रहा था। दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये युद्ध को उकसाने के लिए किया गया है। उत्तर कोरिया ने 3 दिन पहले ही अमेरिका को धमकी दी थी और उत्तर कोरिया का कहना था कि उनकी सीमा पर अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो वो चुप नहीं बैठ सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कोरिया की सीमा पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया 11 दिन का सैन्य अभ्यास कर रहा है। किम जोंग उन को ये डर सता रहा है कि सीमा के जरिए अमेरिका कहीं उसके क्षेत्र में ना आक्रमण कर दे। किम जोंग
उनकी बहन ने 3 दिन पहले अमेरिका को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि आप अपना अभ्यास कहीं और जाकर करें, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब देश की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी और पहले ही दिन विपक्ष ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में। राहुल गांधी का कहना था कि चर्चा होनी चाहिए ताकि देश को सही जानकारी मिल सके। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जवाब दिया कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती। इस पर राहुल गांधी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि हम जानते हैं कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, लेकिन जब पूरे देश में इस पर सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल के बाद अब ये मुद्दा संसद में गरमाता दिख रहा है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी या नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बजट को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें जनता का गुनहगार बता दिया है। शाहीन ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है और अब बजट पर अनावश्यक सवाल उठाकर सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से जनता के हितों की अनदेखी करती आई है और अब जब सरकार आर्थिक सुधारों के लिए काम कर रही है तब उमर अब्दुल्ला इस पर राजनीति कर रही है। बजट पर बयानबाजी से साफ है कि चुनावी माहौल गरमाने लगा है और आने वाले दिनों में सियासी तकरार और तेज हो सकती है। साहब को बड़ी लालचें थी इसमें, उनका यही था कि आपका उनको राहत मिले, अपने ऐशो आराम के साथ सामान मिले, वो उनको मिल गया। आगे की जो उनके वादे थे वो आप भी जानते, हम भी जानते, सब खोखले थे और एक धोखा हुआ पब्लिक के साथ, आवाम के साथ एक धोखा हुआ। हम ये मानते हैं कि वो चाहते, उमर चाहता तो बजट ही पेश नहीं करता या बोलता, क्वेश्चन करता इससे पहले, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं की। बड़ी तारीफें की इन लोगों ने कि बड़ा जबरदस्त बजट हम दे रहे हैं कि, और ये जो पावर उन्होंने फ्री दिया वो सलम बैरियाज के लिए, जो हमारे कश्मीर में नहीं है, 1% की आबादी भी नहीं है, तो बिल्कुल धोखा है। हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लोगों ने फ्री में वो AAY जो बता रहे हैं आप, वो नहीं है हमारे पास, 1% भी नहीं है। वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो आप बता रहे हो ना, जो आते हैं यहाँ 5-6 महीने के लिए, कहीं पर अगर आपने देखा होगा तो उनको तो वैसे भी पावर फ्री देते हैं, उनसे कौन लेता है? जापानी आप पावर फ्री देते हैं साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के बारामुल्ला में स्थित पर्यटक स्थल गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो की तस्वीरें वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो चुका है, जिसको देखकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विवाद के बाद इस फैशन शो के आयोजकों ने माफी भी मांगी है। योजकों शिवान एंड नरेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, रमजान के पवित्र महीने के दौरान गुलमर्ग में हमारी हालिया प्रस्तुति से हुई किसी भी ठेस के लिए हमें गहरा खेद है। हमारा एकमात्र मकसद बिना किसी को या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, इसकी और एप्रेज की लाइफस्टाइल का जश्न मनाना था। उन्होंने आगे कहा, हम दिल से सभी संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करते हैं और हम उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हैं। हम अनजाने में हुई किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से माफी भी मांगते हैं। और वहीं गांधरबल में बीजेपी ने अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है। चेक वतालबाग में हुई पार्टी बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। गांधरबल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच ये बैठक पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए अहम मानी जा रही है।
अगर जो पिछली हुकूमत हमारी रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, चाहे पीडीपी की रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, अगर उन लोगों ने कुछ किया होता तो मेरे ख्याल से लोग हमारे पास नहीं आते। आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग, कितने सारे जवान हमारे पार्टी में घुस रहे हैं और हलफ ले रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि इनको पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी पे कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम करती है वो खाली भारतीय जनता पार्टी। और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो हमारे पास आए और आज मौका है इनको कि वो अपने जितने भी सारे काम हैं हमारे पड़े हैं और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हम उतरे हैं। अब मैदान में हैं, मैदानी जंग में हम उनके साथ हैं और लोग हमारे हैं, हम उनके साथ हैं। जो भी इनकी परेशानी होगी तो इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले के फजल करम से हम कोशिश करेंगे कि इनके जो जितने भी मसाइल है उनका अजाला हो। अगर जो पिछली हुकूमत हमारी रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, चाहे पीडीपी की रही है। और वही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में हाईवे कंस्ट्रक्शन की धीमी रफ्तार लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील फिरोज अहमद खान ने इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को घेरा है। उनका कहना है कि हाल ही में बारिश से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे आंशिक रूप से ठीक कर दिया गया है, लेकिन वन वे ट्रैफिक की वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। रामबन में एक पुल का निर्माण वर्षों से अटका हुआ है और इसी वजह से सारा ट्रैफिक मित्रा की आंतरिक सड़कों पर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे भारी जाम लग रहा है। एडवोकेट फिरोज खान ने सरकार से कैफेटेरिया मोड़, महार और अन्य इलाकों में चल रहे निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की अपील की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। नेशनल हाईवे में अरबों रुपया लूटा बीजेपी ने, एक खुल्लम खुल्ला लूट की, अरबों रुपया आया। आज भी देखिएगा कि नेशनल हाईवे का सारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है मेहता रूट पे। पेशेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, बुजुर्ग हो, एम्प्लॉयज हो, किसी को भी जाना है वहां पर। क्यों? क्योंकि आज जो पुल है करोल में वो धंस गया है, उस पर दरारें आ गई है। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इस करप्शन के लिए? सीएम क्यों चुप्पी साधे है? मानना है सर, सबसे ज्यादा सफर हुआ रामबन, मगर जिस कंपनी ने टेंडर लिया है ये स्ट्रेच बनाने का, वो कभी यहां कंपनी काम करने आई ही नहीं। इसीलिए तो हमने ये सरकार चुनी थी ताकि ये अकाउंटेबल हो लोग। वो कभी आए नहीं। सबलेट पे सबलेट, सबलेट पे सबलेट, सबलेट से गोरख धंधा बना के रखा है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड। लाखों रुपया इनने यहां से लिया, रामबन को सोने की चिड़िया बना लिया, जस्ट निचोड़ लिया है। आप देखिए कहीं भी जाए पूरा गांव के गांव नीचे आ रहे हैं। बारिश थोड़ी सी पड़े तो हाईवे बंद हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आज तक की गवर्नमेंट। अनप्लान कटिंग हुई, यहां पर डिफॉरेस्टेशन हुई, दरिया तबाह हो गया, हमारा फ्लोरा फूना तबाह हो गए। नेशनल हाईवे में अरबों रुपया लूटा बीजेपी ने, एक खुल्लम खुल्ला लूट की, अरबों रुपया आया। आज भी देखिएगा कि नेशनल हाईवे का सारा। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर नामांकन अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में कुलगाम जिले के यमराज बताया जा रहा है कि इसके सरकारी मिडिल स्कूल में एक मेगा नामांकन अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का मकसद हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर DSE के डॉक्टर GN ईटू, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलगाम, जोनल शिक्षा अधिकारी यारीपोरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर ईटू ने अपने संबोधन में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की है, जो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यमराज के नामांकन अभियान में स्थानीय समुदायों, स्कूलों, अधिकारियों और छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। माता पिता को भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा अधिकारियों ने जानकारी दी कि कश्मीर घाटी में 85% से अधिक किताबें पहले ही वितरित की जा चुकी है, ताकि छात्रों को समय पर जरूरी शिक्षण सामग्री मिल सके। यह अभियान सरकारी शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने और कश्मीर के बच्चों को बेहतर अवसर देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। 7 तारीख को जो स्कूल खुल गए, उसके बाद हमने 115 दिन का स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कश्मीर डिवीजन के सारे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से स्टार्ट किया, जोन से स्टार्ट किया। बुनियादी मकसद ये है कि जो बच्चे दूर दराज इलाकों में खास तौर से हैं या बाकी जगहों पे भी, वहाँ पे बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के हवाले से हो, फ्री टेक्स्ट बुक्स के हवाले से हो,
या फ्री यूनिफॉर्म हो, इसी तरीके से एमडीएम की स्कीम हो, तो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, उस हवाले से स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ताकि मैक्सिमम जो लोग नए क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आए। हालांकि प्राइवेट स्कूल में भी हमारे बच्चे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका फ़ायदा हो, और वो इस एनुअल ड्राइव में अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडप्ट करके उन सारी फैसिलिटीज़ का जो है फ़ायदा हो। 7 तारीख को जो स्कूल खुल गए, उसके बाद हमने 115 दिन का स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने कश्मीर डिवीजन के सारे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से स्टार्ट किया। और पुंछ में विद्युत विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकाओं को लेकर के दिहाड़ी मजदूरों ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मजदूरों की मुख्य मांगे हैं न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें आवश्यक लाभ दिया जाए। प्रदर्शनकारी सरकार की अनदेखी और अधूरे वादों से नाराज नजर आ रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे जनता को महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं, लेकिन उनका वेतन और नौकरी की सुरक्षा बेहद खराब है। यह विरोध प्रदर्शन मजदूरों के संघर्ष को उजागर करता है, जो अनिश्चित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। का हमारा एहतजाज का मेन मतलब ये है कि जब पिछले दिनों इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे मौजूदा सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर मैं सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो मैं कोई काम करूंगा तो वो टेलीविजन का काम करो, टेलीविजन को परमानेंट करूंगा। तो कल परसों जो असेंबली हुई तो उसमें जब बजट पेश किया गया तो टेलीविजन को उस बजट में बिल्कुल ही मायूस किया गया। वहां टेलीविजन का कोई जिक्र करना तो बात की बात थी, टेलीविजन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आज का हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि हम सरकार को 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। उसमें जैसे हमारे लेह लद्दाख में यूटी की सैलरी दी जा रही है, वहाँ टेलीविजन की सैलरी इस टाइम जो है वो 40,000 से प्लस है। और हमारे यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी परमानेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको यूटी का पूरा रेट दिया जा रहा है। और जो भी खिलवाड़ की वहीं पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने स्कूटी सवार युवक को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। कोतवाली से करीब 300 मीटर दूर बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड के कैंपस में वारदात को अंजाम दिया गया। घटनास्थल से एक खोखा मिला है। मृतक राजेश कुमार लाइट डेकोरेशन का काम करता था। स्काउट गाइड के कैंपस में डेकोरेशन का काम मिला था। आज सुबह साइट देखने पहुंचे थे। इस दौरान अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही स्कूटी समेत वो नीचे गिर गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, आज बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्काउट एंड गाइड का जो ऑफिस है, उस ऑफिस के कैंपस में ही राजेश कुमार साहू जो कि कदम कुआं के निवासी हैं, ये मूल रूप से बिजली का काम करते हैं। कई मजदूर हैं जो कि काम करते हैं इनके अंदर में, कहीं टेंट पंडाल हो या कहीं समयाना वगैरह कुछ हो या कोई फंक्शंस हो, शादी वगैरह, उस फंक्शंस में जाकर के ये बिजली का काम करते हैं। उसका ठेकेदार के रूप में कहिए या उनके मालिक के रूप में कहिए। तो उसी क्रम में आज जो घटना 10 बजे की घटना है, इस घटना में यह हुई है कि इनके स्कूटर पर बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति से इनका बकझक हुई है जिनसे इनकी जान पहचान है। स्थानीय लोग जो वहाँ उपस्थित थे उनका कहना था कि वो उनके साथ जो बकझक हुई है, बकझक होने के बाद उनके साथ कान के पास में सटा करके गोली मारा है। गोली मारने के बाद वहाँ पर निशान भी पाए गए हैं। हम लोग एफएसएल टीम को बुलाया है। हालांकि इस संबंध में एक खोखा भी वहाँ से बरामद हुआ है और डेड बॉडी को तत्काल जैसे घटना घटित हुई तो वहाँ का स्थानीय लोगों ने ही पहले अपने परसों। चलिए आगे बढ़ते। ब्रह्मऋषि समाज हजारीबाग ने रविवार को शहर के रांची पटना रोड उपकार होटल के सामने स्थित प्रवेश रिजॉर्ट परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। वहीं पीले अंग वस्त्र ओढ़े लोगों ने फगुआ गीतों पर जमकर के धमाल किया। इस समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र ख्याति प्राप्त लोक गायिका मनीता श्री और प्रकाश पंडित ने अपने फगुआ गीतों से उपस्थित लोगों को खूब झुमाया, जिसके बाद हिंदी, भोजपुरी, अवधी भाषा के एक से बढ़कर एक होली और फगुआ गीतों के जरिए गायिका मनीता श्री और प्रकाश पंडित ने समा बांध दिया। आपको बताते हुए चले कि उपस्थित लोगों ने भी इनका खूब साथ दिया। लोगों ने एक दूजे को गले लगाया, गिले शिकवे भी भूले और होली की बधाई भी दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो भोजपुरी गाने पर डांसर के साथ ठुमकते हुए नजर आए। डांस के दौरान वो डांसर के गले पर नोट लगाते भी दिख रहे हैं। गोपाल मंडल मंच के नीचे महिला कार्यकर्ता के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही मंच से होली खेले रघुवीरा अवध में और रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना बजा, गोपाल मंडल खुद को नहीं रोक पाए और सीधे मंच पर चढ़ गए। रविवार को नवगछिया की गोपाल गौशाला में एनडीए का होली मिलन समारोह रखा गया था। गोपाल मंडल इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। और वहीं कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में जलेबी पुल के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार देर शाम राहगीरों ने शव को देख करके पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर संदीप नाम लिखा हुआ मिला, जो पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकता है। युवक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई में पुलिस को समय लग रहा है। मैं शाहबाद से आ रहा था, तो यहाँ से लगा तो मैंने ये आदमी देखा पड़ा हुआ। मैंने एक दो लड़कों को बताया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, तो वो बोले भी आगे बात करते हैं। तो 112 पे फोन मिलाते रहे, वो मिला नहीं। उसके बाद जी फिर आपको फोन किया, फिर आप आ गए, तो ये जो देख आपके सामने है। कल ने मेरे को खबर दी थी और हम उधर घूम रहे थे, तो हम इधर आ गए। हमने देखा, फिर मैंने 112 पे कॉल किया, वहाँ पे लगा नहीं है कॉल। फिर मैंने आपको कॉल किया, इसलिए आप आए हो। पहचान नहीं हुई सर, अभी कोई पहचान नहीं हुई है। और हमने देखा अभी तक, ताकि इसको रात को कोई कुत्ते वगैरह ना पाड़ दे, इसलिए हमने इसको बताया आपको। सूचना मिली कि एक लवारिश डेड बॉडी मिली है किसी व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल है। और ये जलेबी पुल है शाहबाद में, इसके नीचे पड़ी हुई मिली है। और इस तक इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके पर्स वगैरह चेक किए गए, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। बैग वगैरह था इसका, लेकिन वो भी खाली था। तो जैसे ही शिनाख्त होगी, अभी इसको हम LNJP में रखवाएंगे हॉस्पिटल में, इसका 72 घंटों के लिए। उसके बाद इसका आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठन को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पार्टी के सांगठनिक चुनावों के तहत 17 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जबकि 2 जिलों में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व उभारने और संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कई नए चेहरों को मौका दिया है ताकि पार्टी की जड़ें और गहरी हो। बीजेपी के इस बदलाव से साफ है कि पार्टी उत्तराखंड में नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं। और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं के साथ पौधारोपण किया और उनसे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर लखपति दीदी की संख्या को लेकर के कहा है कि अब ये 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।